यहाँ पर हम देखते हैं नैतिक मूल्यों को जागृत करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका किस तरीके से होती है। जो भी हमारे नैतिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्यों को जागृत करने में, यानी हमारे जीवन में नैतिक मूल्य जागृत करने हैं, तो हमारे परिवार की क्या भूमिका रहती है, हमारे समाज की क्या भूमिका रहती है, और हमारे जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं जिनमें हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनमें उनकी भूमिका क्या रहती है, शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका क्या रहती है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले तो क्या होगा कि फैमिली से हमें क्या क्या मिलने वाला है, और सोसाइटी से क्या क्या मिलने वाला है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें एजुकेशन से हमें क्या क्या मिलता है। एजुकेशन एजुकेशन से हमें सोसाइटी के अंदर और विदाउट सोसाइटी के अंदर हमें क्या मिलता है, यानी कि सोसाइटी में क्या मिलता है और जो हमारी नॉर्मल समाज रहता है उससे हमें क्या मिलता है। तो वैल्यूज से क्या है, एक तरफ हमारा हो गया समाज यानी सोसाइटी, और एक तरफ हो गया हमारा फैमिली यानी कि परिवार हो गया हमारा। तो उन्हीं के आधार पर हम सीखते हैं। जैसे हमारा है फैमिली के अंदर, जैसे एजुकेशन से आ गया हमारा वैल्यूज, मूल्य हमारे निर्मित होते हैं। और मूल्य कहाँ से आते हैं, फैमिली से भी आते हैं हमारे मूल्य, और सोसाइटी से भी हमारे मूल्य आते हैं। सोसाइटी से तो एजुकेशन से भी हमारे मूल्य आते हैं, फैमिली से भी हमारे मूल्य आते हैं, और सोसाइटी से भी हमारे मूल्य आते हैं। तो 3 तरीके हैं मूल्य आने के। उसके बाद में जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो एजुकेशन से क्या है, हमारा क्या होगा, वैल्यूज इंप्रूव होगी। जो भी हमारी वैल्यू है, वैल्यू इंप्रूव होगी एजुकेशन से। और वैल्यू जब इंप्रूव हो जाती है तो उससे हमारा क्या मिलेगा, अच्छी सोसाइटी बनेगी। हम कह सकते हैं इनलाइटेंड सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी बनेगी, एथिकल ग्रुप्स बनेंगे, एंड जो भी एथिकल ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, एथिकल ग्रुप बनेंगे, एथिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिकल ग्रुप। क्योंकि अच्छी वैल्यू होंगी, वैल्यू इंप्रूव हो जाएंगी, तो अच्छे यहाँ पर ग्रुप बनेंगे, अच्छे संगठन बनेंगे। और यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल है वो सेंसिटिव रहेगा। सेंसिटिव, जो भी इंडिविजुअल रहेगा, जो भी आदमी रहेगा, वो सेंसिटिव रहेगा। और उससे क्या होगा, इन सभी चीजों से सोशल कोरिलेशन बनेंगे, सोशल कोरिलेशन, अच्छे संबंध बनेंगे समाज के बीच में, और हार्मोनी बढ़ेगी, और शांति बढ़ेगी। यहाँ पर नेशनल बिल्डिंग, इसी से हमारा देश का निर्माण होता है। नेशनल बिल्डिंग होगा यानी देश का निर्माण होगा, लाइफ का क्वालिटी बढ़ेगा, करेक्टर फॉर्मेशन होगा, आइडियल ह्यूमैनिटी का यहाँ पर विकास होगा। तो मूल्य वृद्धि का महत्व क्या है, इसमें हम देखते हैं, क्योंकि नैतिक मूल्यों को जागृत करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की जो भूमिका रहती है, उसमें मूल्य वृद्धि का महत्व क्या है। जो हमारे मूल्य हैं वो अगर बढ़ते हैं तो उसका क्या महत्व है, मूल्य वृद्धि का महत्व। तो मूल्य वृद्धि का महत्व हम देखें, मूल्य एक व्यक्ति के निश्चित सिद्धांत होते हैं जो कि उसके वांछनीय व्यवहार करने की दिशा में उसका मार्गदर्शन करते हैं कि उसे किस दिशा में व्यवहार करना चाहिए। ये उस व्यक्ति के मूल्य हैं, वो निर्धारित करते हैं। वे या तो नैतिक हो सकते हैं या अनैतिक हो सकते हैं, या मूल्य है वो नीति भ्रष्ट भी होते हैं। लेकिन नैतिक मूल्यों को बहुत अधिक महत्व देते हैं क्योंकि वे महत्वपूर्ण हैं। अब नैतिक मूल्य जो होते हैं वो महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, इसका रीजन पहला ये है कि ईमानदारी जो है मूल्य है, यह राष्ट्र के प्रति सेवा की भावना और गरीबों के प्रति दया, नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देता है। जैसे ये हमारे शब्द हैं, ईमानदारी है, हमारा राष्ट्र के प्रति जो सेवा की भावना है वो है, और गरीबों के प्रति दया है, वो नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। और ये मूल्य वृद्धि के महत्व में हम देखते हैं
वे व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को बहादुर बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं और हमारे जीवन पर उनका आजीवन प्रभाव रहेगा। उदाहरण के लिए अगर हम कहें अलग तेलुगु राज्य को प्राप्त करने के लिए श्री पोट्टी श्री रामालो के द्वारा भूख हड़ताल की गई थी। वे एक व्यक्ति का सामाजिकरण करते हैं, यानी लैंगिक संवेदीकरण है, समानता है, ये एक व्यक्ति के क्या है, सामाजिकरण करते हैं। तो जैसे हम देखें कि जो मूल्य हैं वो व्यक्ति को बहादुर और मजबूत बनाते हैं और हमारे जीवन पर आजीवन प्रभाव पड़ता है उनका मूल्यों का, जिसका उदाहरण है तेलुगु राज्य को प्राप्त करने के लिए श्री पोट्टी श्री रामालो जो है उन्होंने भूख हड़ताल की थी। इसी तरीके से जो मूल्य हैं वो व्यक्ति का सामाजिकरण करते हैं, जैसे कि लैंगिक संवेदीकरण हो गया, समानता हो गया, तो सामाजिकरण को बढ़ावा मिलता है अगर मूल्य अच्छे होते हैं तो। तीसरा होता है कि अगर मूल्य हैं वो व्यक्ति का सामाजिकरण करते हैं, जैसे कि लैंगिक संवेदीकरण और समानता, व्यवहार के कुछ तरीके प्रदर्शित करने के लिए भी एक सहायक के रूप में मूल्य है हमारा कार्य करता है। वे हमारे व्यक्तित्व को, जो हमारा व्यक्तित्व होता है उसको भी मूल्य हमारा व्यक्तित्व को आकार देते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। कम उम्र में जो जागृत बढ़ते मूल्यों को लंबे समय तक प्रभाव रहता है, यानी कम उम्र में जो जितने अच्छे मूल्य इंसान के अंदर दिए जाएंगे या जितने अच्छे मूल्य इंसान के अंदर विकसित हो जाएंगे कम उम्र के अंदर, उनका लंबे समय तक प्रभाव रहता है। इसलिए हम भविष्य में नैतिक मूल्यों के माध्यम से ही अच्छे नागरिक बन सकते हैं। अब मूल्य निर्माण की प्रक्रिया क्या है, यानी इंसान के अंदर मूल्यों का निर्माण किस तरीके से होता है, मूल्य निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो मूल्य निर्माण की प्रक्रिया में हम देखते हैं लॉरेंस कोहल वर्ग ने लोगों के बीच नैतिक शिक्षा के 6 चरण निर्धारित किए हैं और उन्होंने मूल्यों को जागृत करने के लिए 3 स्तरों और 6 चरणों का यहाँ पर प्रस्ताव रखा है। पहला है जो मूल्य निर्माण की प्रक्रिया में ऑविडेंस। ऑविडेंस का मतलब है कि वो देख करके वो सीखता है, ऑविडेंस। दूसरा होता है रिवार्ड और पनिशमेंट, जो उसको अच्छे काम के लिए रिवार्ड दिया जाता है और बुरे काम के लिए, गलत काम के लिए जो पनिशमेंट दिया जाता है वो मूल्य निर्धारण में सहयोग करता है। तीसरा होता है गुड बॉय। चौथा होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। पांचवा होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और छठवा होता है इंटरनलाइज, यानी उनके बीच में आंतरिक जो संबंध होता है, इंटरनलाइज। ये मूल्य निर्माण की प्रक्रिया है। अब जैसे इस 3 स्तरों पर मूल्यों का निर्धारण होता है और 6 ये चरण दिए गए हैं, ऑविडेंस, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, गुड बॉय, रूल्स एंड रेगुलेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरनलाइज। तो पहले स्तर की बात करें, स्तर फर्स्ट यानी स्टेप फर्स्ट या स्तर फर्स्ट हम बोल सकते हैं, यानी पूर्व रूढ़िगत नैतिकता। ये बालक स्तर पर ये पनपती है, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता। अब किस तरीके से इसका निर्माण होता है, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता। तो इसमें हम बात करते हैं पूर्व रूढ़िगत नैतिकता में, ये जब इंसान बालक होता है तभी इसका निर्माण हो जाता है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का। यानी पहले से पूर्व पारंपरिक स्तर पर नैतिकता भारी रूप से नियंत्रित होती है। ये दंड से बचने या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के आंकड़ों के द्वारा लगाए गए नियमों के अनुरूप होते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम यह विचार शामिल है कि क्या सही है क्या गलत, ये व्यक्तिगत रूप से संतोषजनक है। इसके स्तर के 2 कारण हैं। पहला कारण है, यानी इसमें 2 चरण दिए हुए हैं स्टेप में भी, यानी ये जो स्तर है इसमें भी 2 चरण दिए हुए हैं। पहला है सजा या आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यानी व्यवहार परिणामों से निर्धारित होता है। प्रत्येक व्यक्ति सजा से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल पर्पज। इंस्ट्रूमेंटल पर्पज मतलब जो उद्देश्य होता है उसके लिए भी व्यक्ति काम करता है। इंस्ट्रूमेंटल पर्पज, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज का मतलब क्या है, जो उद्देश्य होता है व्यक्ति का, यानी व्यवहार को परिणामों के द्वारा फिर से निर्धारित किया जाता है। व्यक्ति पुरस्कार प्राप्त करने या व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। अब दूसरा स्टेप आता है हमारा चरण सेकंड, उसमें रूढ़िगत नैतिकता जो है वो वयस्क स्तर पर किस तरीके से काम करती है। यानी कि जब आदमी वयस्क हो जाता है तब उस समय पर रूढ़िगत नैतिकता किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर वयस्क स्तर पर रूढ़िगत नैतिकता के अंदर व्यक्ति के लिए अनुरूप पारंपरिक स्तर पर सामाजिक नियम यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं।
हालांकि अवधारणा जो है वो आत्महित से अन्य लोगों या सामाजिक प्रणालियों के साथ संबंधों में बदल जाती है। प्रत्येक व्यक्ति उन नियमों का समर्थन करने का प्रयास करता है जो माता पिता, साथियों एवं सरकार जैसे अन्य लोगों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ताकि उनकी मंजूरी हासिल की जा सके या फिर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखी जा सके। फिर चरण थर्ड में, यानी कि जो स्टेप थर्ड है, चरण थर्ड में क्या है? अच्छा लड़का या लड़की अभिविन्यास, यानी एक अच्छा व्यक्ति दूसरों के स्नेह और अनुमोदन को बनाए रखना या जीतना चाहता है, यानी दूसरा का जो स्नेह है पाना चाहता है एक अच्छा व्यक्ति। और चौथा होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, जो हमारा चरण 4 है, रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या बताया गया है? कानून व्यवस्था के बारे में बताया गया है। कानून व्यवस्था में बताया गया है कि सामाजिक नियम तथा कानून व्यवहार निर्धारित करते हैं। जो भी सामाजिक नियम है तथा कानून व्यवहार है वो निर्धारित करते हैं। व्यक्ति जब सामाजिक कानूनों के एक बड़ी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखता है तो नैतिक निर्णय लेना दूसरों के साथ घनिष्ठता संबंधों पर विचार करने से कहीं अधिक हो जाता है। व्यक्ति का मानना है कि नियम और कानून सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। अब तीसरा स्तर आता है उत्तर रूढ़िवाद नैतिकता का स्तर, यानी रूढ़िवादी स्तर से हम ऊपर उठ करके अगर विचार करते हैं तो उस समय नैतिकता का स्तर क्या रहता है? उत्तर रूढ़िवादी। तो उत्तर रूढ़िवादी में जैसे कि परंपरागत स्तर पर व्यक्ति अपने समाज के दृष्टिकोण से आगे बढ़ता है और नैतिकता के अमूर्त सिद्धांत जो होते हैं और मूल्यों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, जो सभी स्थितियों और समाजों पर लागू होते हैं। व्यक्ति सभी व्यक्तियों के दृष्टिकोण से सीखने का प्रयास करता है। अब पांचवा हमारा आता है सोशल, जो क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सामाजिक अनुबंध। क्या है? सामाजिक अनुबंध है, ये पांचवा चरण है हमारा, सामाजिक अनुबंध। तो इसमें बताया गया है सामाजिक अनुबंध में कि व्यक्तिगत अधिकार है, व्यवहार निर्धारित करते हैं। मानवीय उद्देश्यों में सुधार के लिए व्यक्ति कानून और नियमों के जो लचीले साधन हैं उनके रूप में देखता है, यानी सही स्थिति को देखते हुए नियमों के अपवाद यहाँ पर तलाशे जाते हैं। जब कानून व्यक्तिगत अधिकारों या बहुमत के हितों के अनुरूप नहीं होते हैं तो वे लोगों के लिए अच्छा नहीं माने जाते हैं, जिनसे लोग अन्य विकल्पों पर विचार करने लगते हैं। एक होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये लास्ट चरण है, छठवां, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में बताया गया है कि कोहल वर्ग के अनुसार यह कामकाज का उच्चतम स्तर है। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि कुछ व्यक्ति इस स्तर तक कभी नहीं पहुंचेंगे। इस स्तर पर उचित कार्यवाही अंतरात्मा के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्धारित की जाती है। ये सिद्धांत अनुप्रयोगों में अमूर्त और सार्वभौमिक हैं। इस प्रकार के तर्क प्रत्येक व्यक्ति और समूह का दृष्टिकोण शामिल होता है जो निर्णय से संभावित रूप से प्रभावित होता है। जैसे कि इस तरीके के जो सार्वभौमिक नीति सिद्धांत रहे हैं वो कुछ किसके रहे हैं? जैसे कि गांधी जी हो गए, गांधी जी के सार्वभौमिक नीति सिद्धांत रहे हैं। राजा राम मोहन राय हो गया, मार्टिन लूथर किंग हो गया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, रोजा पार्क, ये आदि ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अधिकारों के आंदोलन का कारण बनते हैं। ये हैं नागरिकों के अधिकारों के आंदोलन का कारण बनते हैं। सभी प्रमुख स्तर के उदाहरण हैं जिन्होंने सामाजिक परिस्थितियों की तुलना में व्यक्तिगत नैतिकता को यहाँ पर संचालित किया है। अब हम देखते हैं जो मूल्य आपके विकसित होते हैं उनका स्रोत क्या है, कहाँ से आपके मूल्य हैं वो विकसित हुए हैं। परिवार से हुए हैं, फिल्मों से हुए हैं, दूरदर्शन से हुए हैं, टेलीविजन से हुए हैं, दोस्तों से हुए हैं, सोसाइटी से हुए हैं। उनके बारे में मूल्यों का स्रोत क्या है। तो मूल्यों के स्रोत की अगर हम बात करें, बच्चों को कम उम्र में ही हम उनमें नैतिक मूल्यों को विकसित करके उन्हें अच्छा बना सकते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से अलग अलग स्रोत हैं जहां से हमें मूल्य मिलते हैं? एक तो हो गया परिवार, परिवार से हमें मूल्य मिलते हैं। एक हो गया समाज, समाज से हमें मूल्य मिलते हैं। एक हो गया एजुकेशन, एजुकेशन से हमें मूल्य मिलते हैं। लेकिन आजकल सोशल लाइफ से भी हमें मूल्य मिलते हैं, फिल्मों से, गेम से, वहां से भी ये भी क्या है, एक मूल्यों का सोर्स आजकल बन गया है। तो मूल्य वृद्धि में परिवार की भूमिका क्या है? सबसे पहले देखते हैं परिवार की भूमिका क्या है मूल्य वृद्धि में। मूल्य वृद्धि में परिवार की भूमिका में हम देखते हैं परिवार एक सामाजिक संस्था है और यहाँ हम अपना आधा जीवन परिवार के सदस्यों के साथ में बिताते हैं। हमारी उम्र के जो प्रारंभिक वर्षों के दौरान हमारे व्यवहार को वह आकार मिलता है जिसका हमारे परिवार के मूल्यों और नैतिकता पर भी प्रभाव पड़ता है। ये जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं व्यक्तिगत विकास को आकार देते हैं। नैतिक होना या नहीं होना व्यक्ति का या व्यक्तित्व का एक हिस्सा है और यह मानक कार्यवाही में नैतिकता का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब परिवार के द्वारा मूल्यों की महत्ता कैसे प्रदान की जाती है उसमें हम देखें।
परिवार में कहाँ से सीखते हैं? रोल मॉडल के रूप में माता पिता से जो बालक है वो नैतिकता सीखता है। यानी किसी के लिए पहला व्यक्ति जिसका प्रभाव उस पर होता है वह या तो उसकी माता या पिता होता है। साथ ही दादा दादी या बिस्तर में सोते समय कहानियां उनका मार्गदर्शन करती हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियां हो गया, धार्मिक पुस्तकें होगी, नैतिक पुस्तक आदि की नैतिक कहानियों के माध्यम से भी क्या सही है क्या गलत है ये बताने की बच्चों को कोशिश की जाती है। जैसे कि यहाँ पर अनुशासन जो है, कई लोग हैं अनुशासन अपने पिता से सीखते हैं और उनकी माँ से स्वच्छता और शुद्धिकरण करना सीखते हैं, तो ये नैतिकता के उदाहरण है। थॉमस एल्वा एडिसन घर पर अध्ययन करने में सक्षम हो सके, जबकि उन्हें स्कूल से यह कहकर निकाल दिया गया था कि वह शिक्षा ग्रहण करने या शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, फिर भी वह केवल अपनी माँ की वजह से महान वैज्ञानिक बने थे। तो ये कहा माता पिता से मिले हुए मूल्य हैं। अगर बड़ों ने हमें अपने राज्य में समान रूप से व्यवहार करने वाले राजा के बारे में सिखाया है, तो ऐसी धारणा बच्चों की मानसिकता में एक सकारात्मक विचार विकसित करती है, जहां वे समाज के सभी के साथ में समान व्यवहार करते हैं। दूसरे और निचले तबके के लोगों के प्रति सम्मान, बड़ों का सम्मान करना, परिवार के सदस्यों के द्वारा दलित वर्गों के लोगों के साथ में घुल मिल जाना निचले वर्गों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाता है। फिर भी वह सभी के साथ समान व्यवहार करेगा और निचले तबके के बच्चों के प्रति सहानुभूति की आदत विकसित करेगा, जो उसे नरम दिल का व्यक्तित्व बनाएगी। तो फैमिली से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? फैमिली से हम देखें, फैमिली से हमें डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी जो काम का महत्व हमें समझना चाहिए वो है डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर हो गया। लर्निंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, यानी हम अपने पेरेंट्स से भी कुछ सीख सकते हैं, हमारे पेरेंट्स से भी हमें मिलता है सीखने के लिए। पैम्परिंग और पनिशमेंट, यानी जो अवार्ड और पनिशमेंट दिया जाता है वो हमारा हो गया पैम्परिंग एंड पनिशमेंट। पनिशमेंट एक होता है चैरिटी, चैरिटी हो गया, और एक होता है रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट से भी हम सम्मान भी सीख सकते हैं। दूसरा दान पुण्य, दान पुण्य हो गया हमारा चैरिटी, तो ये भी हम परिवार से सीख सकते हैं। अगर माता पिता दान पुण्य का काम कर रहे हैं तो बच्चों में भी ऐसी आदत विकसित होती है जिनसे बच्चों में दया की भावना है वो जागृत होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखें, मणिपुर के एक 6 वर्षीय लड़के ने और बेंगलुरु की एक 6 वर्षीय लड़की ने अपनी जमा की गई संपूर्ण धन को पीएम केयर फंड में लॉकडाउन के दौरान दान किया था। चेन्नई में सैलून के एक मालिक ने अपनी बेटी की शिक्षा पर खर्च करने के लिए बचाए गए धन को अपनी बेटी के अनुरोध पर उन गरीब लोगों को दान कर दिया था जो मूलभूत आवश्यकताओं से पीड़ित थे। यहाँ तक कि नेत्रा जो है वो 13 वर्ष की थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र ने गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में उसको नियुक्त किया है, नेत्रा को। तो ये सभी क्या है? परिवार से मिले हुए मूल्य हैं। लाड प्यार या सजा, पैम्परिंग एंड पनिशमेंट जो होता है, लाड प्यार अगर अच्छा काम करता है बच्चा तो लाड प्यार किया जाता है, नहीं तो उसको सजा दी जाती है। तो जब बच्चे गलत काम करते हैं तो उन्हें लाड प्यार करने का निर्णय सही नहीं होता है। माता पिता को अपने बच्चों के गलत कार्यों का एहसास कराना चाहिए, यहाँ तक कि गलत आचरण करने पर कठोरता से दंडित भी करना चाहिए। इसलिए उन्हें परामर्श दें, उनसे दोस्तों की तरह व्यवहार करें ताकि वे अपने विचारों को माता पिता के साथ साझा करने से डरे नहीं। इसलिए अच्छे मूल्यों को विकास करने के लिए माता पिता को बच्चों को लाड प्यार नहीं करना चाहिए, बल्कि सीमित स्वतंत्रता की यहाँ पर उम्मीद करनी चाहिए, यानी सीमित स्वतंत्रता ही बच्चों को देनी चाहिए। उदाहरण के लिए हम देखें, एक है इंस्टाग्राम बॉयज लॉकर रूम। इंस्टाग्राम बॉयज लॉकर रूम, अब ये जो ग्रुप था इंस्टाग्राम बॉयज लॉकर रूम, इस इंस्टाग्राम ग्रुप के सभी सदस्य हैं जिसमें एडमिन भी शामिल था। इन्होंने इस समूह को इंस्टाग्राम पर 15 वर्ष है 15 वर्ष से कम आयु वर्ग में बनाया था, और जहां वे अपनी कक्षा की लड़कियों के खिलाफ यौन टिप्पणियों पर चर्चा कर रहे थे। तो 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था, इस तरह के जघन्य अपराध में शामिल किशोर है, ये सभी क्या है? नैतिकता के पतन के कारण है, यानी कि ये मूल्य विकास की कमी उनमें रही है, नैतिकता की कमी उनके अंदर बचपन में रही है। फिर है श्रम की गरिमा। श्रम की गरिमा समझनी चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी गरिमा समझनी चाहिए। श्रम की गरिमा है, ये भी हमें परिवार से मिलती है। बच्चों को अपना काम स्वयं करना चाहिए और स्वयं की सहायता ही करनी चाहिए। इससे दिहाड़ी मजदूरों के प्रति श्रम और सम्मान की तरह गरिमा भी विकसित होगी। माता पिता को उन्हें सिखाना चाहिए कि स्वयं सहायता करना कैसे महत्वपूर्ण है।
जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, भारत में हमें लगता है कि हमारे अपने शौचालयों की सफाई करना हमारा कर्तव्य नहीं है, इसके लिए किसी और को आना होता है जो हमारे शौचालयों की सफाई करता है। भारत को पश्चिम समाजों से यह अपनाना चाहिए और सीखना चाहिए। जब कोई उनके शौचालय को साफ करता है तो उन्हें शर्म महसूस होती है। इसे बड़ों के साथ शुरू करना चाहिए, जिससे नैतिकता में विकास होगा। हमारे अपने वॉशरूम को साफ करना शुरू करना चाहिए। इस तरह की अभिवृत्ति एक समतावादी समाज तैयार करती है। और माता पिता को बच्चों को सिखाना शुरू करना चाहिए कि खुले में शौच करना अच्छी आदत नहीं है। एक होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो देखकर कोई बच्चा सीखता है। देख करके भी यहाँ पर नैतिकता का विकास होता है। देखकर सीखना हम कह सकते हैं इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसमें क्या होता है, बच्चे देखते हैं कि घर में क्या होता है और इस तरह के व्यवहार को सामान्य और नैतिक रूप से सही देखना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जो बच्चे अपने घर पर घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव के साक्षी होते हैं, वे स्वयं समान लक्षण विकसित करते हैं और लैंगिक समानता के मूल्यों को विकसित करने में विफल होते हैं। उसके बाद में आता है संयुक्त परिवार से भी बच्चा सीखता है। संयुक्त परिवार से बच्चा क्या सीखता है कि सहिष्णुता, सहयोग, बलिदान, देखभाल आदि जैसे कुछ मूल्यों के लिए संयुक्त परिवार की संरचना होती है। और संयुक्त परिवार में रहना और इसकी स्वस्थ कार्य प्रणाली में बच्चों को ये मूल्य प्रदान करती है। फिर होती है परंपराएं और रीति रिवाज। परंपराएं एवं रीति रिवाज। परंपराएं रीति रिवाजों से भी मूल्यों का विकास होता है। जैसे परिवार एक आदर्श के रूप में कुछ प्रथाओं का पालन करते हैं, जिनका पालन हमेशा बच्चों के द्वारा किया जाता है। और नियमित और दोहरावे वाले व्यवहार के कारण परंपरा स्वयं बच्चों के लिए एक मूल्य बन जाती है। अब है मूल्य वृद्धि में परिवार की किस तरीके से भूमिका रहती है। मूल्य वृद्धि में परिवार किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता है। मूल्य वृद्धि में परिवार की भूमिका, जैसे नैतिक शिक्षा का पहला चरण है परिवार से ही शुरू होता है, इसलिए यह एक नैतिक व्यक्तित्व को आकार देने में आधार के रूप में परिवार कार्य करता है। परिवार नैतिकता और मूल्यों के स्थायी स्रोत के रूप में होते हैं। परिवार के सभी प्रकार के लोग, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, ये सभी वयस्क होते हैं। जो भी परिवार के सभी प्रकार के लोग होते हैं, बुजुर्ग हो गया, युवा हो गया, महिला, पुरुष, बच्चे और वयस्क होते हैं। इसलिए यहाँ विविध विचारों और मान्यताओं को सीखने का मौका मिलता है। परिवार विश्वास विकसित करने वाला पहला स्थान है। परिवार पहली जगह है जहाँ आत्मविश्वास विकसित होता है। परिवार बुरे व्यवहार के लिए दंडित करता है और अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत करता है। इसलिए हमें यहाँ अच्छे और बुरे दोनों कर्म सीखने को मिलते हैं। अब परिवार की भूमिका में समस्याएं क्या हैं? जो परिवार की वजह से मूल्य विकसित होते हैं, तो परिवार की भूमिका से समस्या क्या है? कौन कौन सी समस्या है जिसके वजह से परिवार के द्वारा जो मूल्य विकसित होते हैं वो खतरनाक होते हैं? पहला हो सकता है समाज विरोधी। मान लीजिए कोई परिवार ऐसा है जो समाज विरोधी है, तो उसमें जो क्या है मूल्य विकसित होंगे वो समाज विरोधी होंगे। एंटी सोशल परिवार है तो वहां पर मूल्य विकसित होंगे वो एंटी सोशल ही होंगे। परिवार मूल्यों को सीखने के लिए पहले स्थान के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसलिए यह एक ऐसी पहली जगह है जहां हम विभिन्न माध्यमों को अपना करके समाज विरोधी बन सकते हैं जो समाज को स्वीकार्य नहीं है। दूसरा, कठोर माध्यम भी यहाँ पर अपनाया जाता है परिवार में। जैसे कि कई बार माता पिता बातचीत व्यवहार लाने के लिए कठोर और प्रतिगामी उपाय अपनाते हैं। इससे क्या है, बच्चों में भय की भावना पैदा होती है और बच्चों में आत्मविश्वास कम हो जाता है। यानी कि बार बार बच्चों को पीटा जाता है तो यहाँ पर बच्चों में जो भय की भावना है वो पैदा हो जाती है। बच्चे डरने लगते हैं और बच्चे डरने लगते हैं तो उनमें बच्चों में आत्मविश्वास की यहाँ पर कमी आ जाती है। तो कठोर माध्यम की वजह से भी बच्चों में आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। आउटसोर्सिंग माता पिता का देखभाल, यानी कि खुद माता पिता देखभाल नहीं करते हैं, कोई और अगर उनकी देखभाल करता है तो उसकी वजह से भी बच्चों में नैतिकता में गिरावट आ सकती है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के बारे में पता चल जाता है। यदि माता पिता अपने काम के साथ व्यस्त हों और बच्चों की देखभाल आउटसोर्सिंग के द्वारा हो तो ये नकारात्मक परिणाम ला सकता है। दादा दादी की देखभाल है, दादा दादी की देखभाल से भी यहाँ पर क्या है, नैतिकता का विकास होता है। तो दादा दादी की देखभाल, बच्चों को दादा दादी की देखभाल और उनके बिस्तर के समय कहानियों की भी आवश्यकता होती है, ताकि बच्चों को बड़ों से, उनके माता पिता से दूर रहने के बावजूद भी मूल्यों को सीखने का अच्छा मौका यहाँ पर मिल सके। पितृसत्ता बनाम लैंगिक समानता, यानी ईमानदारी बनाम रिश्वत यहाँ पर हो सकता है। ईमानदारी वर्सेस रिश्वत।
तो यहाँ पर बच्चों के सामने परिवार वालों को दो तरफा व्यवहार करके बच्चों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। वे जो भी उपदेश देते हैं उनका उनको खुद को भी अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ईमानदारी का उपदेश समाज दे रहा है और खुद रिश्वत ले रहा है, या खुद समाज है या जो परिवार है वो पितृसत्ता का पालन कर रहा है और लैंगिक समानता का नैतिकता सिखा रहा है, तो वो यहाँ पर बच्चों को भ्रमित करता है। तो जो भी उपदेश दें आप, उनका अभ्यास भी आपको करना चाहिए। फिर है मूल्य वृद्धि में समाज की क्या भूमिका है, वो हम देखते हैं। मूल्य वृद्धि में समाज की भूमिका। मूल्य वृद्धि में समाज की भूमिका। समाज की भूमिका यानी समाज किस तरीके से यहाँ पर मूल्य वृद्धि कर सकता है। तो इसमें हम देखते हैं मूल्य वृद्धि में समाज की भूमिका में नैतिकता ऐसे मानकों का समूह है जो समाज के लिए स्वीकार्य है, इसलिए यह समाज मुख्य स्तंभ है और यहाँ नैतिक मूल्य अपना आकार लेते हैं। मानव सभ्यता के इतिहास है वो दो चरणों में विभाजित है। एक तो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी जो पूर्व औद्योगिक समाज है, जब यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगी थी, तो प्री इंडस्ट्रियल यानी पूर्व औद्योगिक समाज है। एक है पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सोसाइटी यानी औद्योगिक क्रांति के बाद का जो समाज है, उसमें हम बात करते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इसमें हम देखते हैं, अब पहली बात तो समाज की प्रकृति कैसी थी, यानी समाज की प्रकृति में अगर हम देखें परिवार प्रणाली के बारे में, परिवार प्रणाली पहले कैसी थी प्री इंडस्ट्रियल और अभी कैसी है, यानी आधुनिक क्रांति औद्योगिक क्रांति के बाद में कैसी है, औद्योगिक क्रांति से पहले कैसी थी। तो परिवार की प्रणाली हम देखें पहले, यानी औद्योगिक समाज, पहले का जो औद्योगिक समाज है वो संयुक्त परिवार था, या बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी से सीखने का अवसर मिलता था। लेकिन आजकल क्या है, एकल परिवार है, और पहले क्या था, संयुक्त परिवार था। और उसके बाद में अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था जो है पहले क्या था, संयुक्त परिवार था तो साझा करना और देखभाल करना यहाँ पर अर्थव्यवस्था में था। लेकिन अभी क्या है, उद्देश्य हो गया है सिर्फ मुनाफा कमाना, यानी लाभ कमाना एक उद्देश्य हो गया है। अभी समाज के बारे में बात करें कि जब यहाँ पर औद्योगिक समाज नहीं आया था, यानी पूर्व औद्योगिक समाज से पहले ग्राम आधारित समाज था। यहाँ पर जो भी समाज था वो ग्राम आधारित समाज था, न कि भौतिकवादी समाज। शांतिपूर्ण और कोई संप्रदाय झड़प यहाँ पर नहीं होती थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद का जो समाज है ये शहरी आधारित और भौतिकवादी समाज है, अधिक हिंसक समाज है और सांप्रदायिक झड़पें यहाँ पर होती रहती है। चौथा हम देखें खुशी का जो तरीका था, पहले खुशी का क्या तरीका था और अभी खुशी का क्या तरीका है। यानी पूर्व औद्योगिक समाज है उसमें खुशी का तरीका था, परिवार के सदस्यों में मानवीय जो संबंध होते थे वो मानवीय संबंध यहाँ पर खुशी का तरीका था। लेकिन आजकल खुशी का क्या तरीका है, आजकल के समाज में खुशी का तरीका है क्षणिक सुख। क्षणिक जो सुख है वो आजकल खुशी का तरीका है। फिर है मनोरंजन का, शिक्षा की अगर बात करें, पहले किस तरह की शिक्षा थी और अब किस तरह की शिक्षा है। शिक्षा जो है पहले मूल्य आधारित शिक्षा थी जिसमें अच्छे आचरण और नैतिकता शामिल थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद के समाज में जो शिक्षा है वो शिक्षा ने मुख्य रूप से अंक और ग्रेड पर ध्यान देने दिया है। जिसके अच्छे अंक आएंगे वो अच्छा शिक्षित है, जिसके अच्छी ग्रेड आएगी वो अच्छा शिक्षित माना जाएगा। और नैतिक संपत्ति अर्जित करने के तरीके के बजाय पैसे यहाँ पर कमाए जाते हैं शिक्षा के उद्देश्य से। फिर है मनोरंजन का जो रूप है, पहले मनोरंजन का क्या रूप था और अभी मनोरंजन का क्या रूप है। मनोरंजन, तो मनोरंजन में हम देखें पहले नाटक, रामायण और महाभारत से उठाए गए प्रसंगों का नाटकीय रूपांतरण होता था। लेकिन अब सिनेमा, कामुक सामग्री, रेटिंग के लिए हिंसक रियलिटी शो यहाँ पर होते हैं। पहले रामायण महाभारत से हम नैतिक मूल्य सीखते थे। अभी हम देखें प्रौद्योगिकी की भूमिका, यानी टेक्नोलॉजी का पहले क्या रोल था और अभी क्या रोल है। प्रौद्योगिकी ने लोगों के निजी जीवन में यहाँ पर प्रवेश नहीं किया था। पहले निजी जीवन में, यानी निजी जीवन की जानकारी प्रौद्योगिकी को नहीं थी। लेकिन अभी प्रौद्योगिकी मानव गतिविधियों को नियंत्रित कर रही है। हम कंप्यूटर सिमुलेशन पर चल रहे हैं जहां मोबाइल और गैजेट्स हमारे जीवन का हिस्सा है। परिवेश की अगर बात करें, पहले परिवेश कैसा था और अब परिवेश कैसा है। प्रकृति और पवित्र पेड़ों के साथ हम सद्भाव से रहते थे। प्रकृति और पेड़ों के साथ में हम सद्भाव से रहते थे। लेकिन अब प्रकृति का शोषण किया जा रहा है, प्रदूषण फैलाना, आदिवासी एवं वन्यवासियों के अधिकारों को छीनना यहाँ पर ट्रेंड बन गया है।
अभी हम देखें पूंजीवादी समाज, यानी नैतिकता बनाम पूंजीवादी जो क्या है। तो पूंजीवादी समाज की बात करें, नैतिकता और पूंजीवादी में किस तरीके से कनेक्शन है, और उसके बाद हम बात करेंगे पूंजीवादी, यानी हम कह सकते हैं नैतिकता वर्सेस पूंजीवाद। पूंजीवाद, तो इसमें क्या बताया गया है। एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ ने यहाँ पर कहा है, क्या कहा है एडम स्मिथ ने? एडम स्मिथ ने कहा है कि अपने हित ने सामाजिक कल्याण का नेतृत्व किया है, यानी अपने हित ने, जो खुद का हित होता है उसी समाज का हित भी होता है, समाज का कल्याण भी होता है। फिर कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर कहा है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, पूंजीवादी समाज में सभी मानवीय संबंध आर्थिक प्रकृति के होते हैं। ऐसे संबंध तब तक कायम रह सकते हैं जब तक कि वे लाभदायक है। तो लाभ के लिए यहाँ पर काम किया जाता है, ये कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जो भी संबंध होते हैं वो तब तक ही कायम रहते हैं जब तक कि वो लाभदायक हैं। अगर लाभदायक नहीं है कोई संबंध, वो संबंध खत्म माना जाएगा। ये पूंजीवादी के बारे में विचार है कार्ल मार्क्स के, क्योंकि पूंजीवादी समाज में सभी मानवीय संबंध है वो आर्थिक प्रकृति के होते हैं। अब पूंजीवाद है, पूंजीवाद का उभरना, पूंजी गहन मशीनरी या प्रौद्योगिकी को अधिकतम महत्व देता है। इसका उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ प्राप्त करना। पूंजीवाद ने समाज में भौतिक वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नैतिक बुनियादी ढांचे को यहाँ पर पूंजीवाद ने नजरअंदाज कर दिया है। एडम स्मिथ को पूंजीवाद का पिता कहा जाता है और उन्होंने पूंजीवाद को नैतिक बढ़ावा दिया और नैतिक पूंजीवाद की नींव उन्होंने रखी है। तो उन्होंने क्या किया है, अदृश्य हाथ की उनकी अवधारणा मांग पैदा करती है, बदले में विकास को बढ़ावा देती है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ मुनाफा और व्यापार होता है और नैतिक बुनियादी ढांचे का शोषण शुरू हो जाता है। और पूंजीवाद के स्थान पर यहाँ पर सहचर पूंजीवाद यानी क्रॉनी पूंजीवाद है, उसको अपनाना शुरू हो जाता है। अब पूंजीवादी समाज है, उसमें मानवीय संबंध किस तरीके से होते हैं। मानवीय संबंध है वो पूंजीवादी समाज में भौतिकवादी हो गए हैं। संयुक्त परिवार है वो एकल परिवार बन गया है। विवाह प्रणाली का टूटना और तलाक की दर उच्च हो जाती है पूंजीवादी समाज में। और बाल देखभाल गृह और वृद्धाश्रम में वृद्धि होती है। यहाँ बड़ों के पास अपने बच्चों के लिए और बूढ़े माता पिता के लिए यहाँ पर समय नहीं होता है। अब मूल्य विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है वो हम देखते हैं। मूल्य विकास में शिक्षा की भूमिका, तो मूल्य विकास में जब शिक्षा की हम भूमिका देखते हैं, रोल ऑफ एजुकेशन जिसको हम बोल सकते हैं, रोल ऑफ एजुकेशन। रोल ऑफ एजुकेशन में जैसे कि शिक्षा से क्या सीखता है आदमी, डिसिप्लिन सीखता है यानी अनुशासन सीखता है, एम्पैथी एंड कंपैशन सीखता है, एम्पैथी एंड कंपैशन शिक्षा से सीखता है। गुड सिटीजन बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, मेकिंग ए गुड सिटीजन। फिर है पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी यानी समय का पाबंदी भी आदमी शिक्षा से सीखता है, पंक्चुअलिटी। उसके बाद में साइंटिफिक टेम्पर यानी जो वैज्ञानिक सोच विकसित होती है वो भी शिक्षा से होती है, साइंटिफिक टेम्पर। तो यहाँ पर शिक्षा की अगर हम बात करें, मूल्य विकास में शिक्षा की जो भूमिका है, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की बदलती स्थिति और पर्यावरण के लिए समायोजन क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षा बच्चों और वयस्कों को समान रूप से सशक्त बनाने के लिए एक साधन होना चाहिए ताकि वे अपने समुदाय और समाज के परिवर्तनों में सक्रिय प्रतिभागी बन सके। शिक्षा का अर्थ होता है मनुष्य की जीवन और आचरण में परिवर्तन। इसका मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प चुनने के लिए आदमी की क्षमता का उन्नयन करना। इसका अर्थ है कि किसी भी समय किसी समस्या के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण अपनाने के लिए उसे तैयार करने हेतु एक व्यक्ति का विकास करना। सीखने की प्रणाली में उन मूल्यों, नजरिए और व्यवहार पर भी हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो व्यक्तियों को विविधता और बहुलवाद की विशेषता वाली दुनिया में एक साथ रहने में सक्षम बनाते हैं। इसलिए शिक्षा ज्ञान तथा मानव अधिकारों की समझ विकसित करने में एक महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक भूमिका निभाता है।
वे मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक लोकतांत्रिक संस्कृति को मजबूत करने के लिए ये आवश्यक कौशल विकसित करते हैं। अब जो शिक्षा जो दी जाती है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की अगर बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य है समाज के भीतर व्यक्तियों को शिक्षित करना, उन्हें अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए तैयार करना और साथ ही साथ लोगों को समाज में एकीकृत करना और उन्हें समाज के मूल्यों और नैतिकता को सिखाना। शिक्षा की भूमिका व्यक्तियों के समाजीकरण तथा समाज को सुचारू रखने का साधन है। परिवार के बाद एक व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश समय स्कूल से शुरू होने वाले शैक्षणिक संस्थानों के साथ ही बिताता है, चाहे वो डिग्री लेता हो चाहे वो मास्टर डिग्री लेना हो। यानी स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के दौरान स्कूली शिक्षा के बाद भी छात्रों में नैतिक व्यवहार विकसित करने में मदद की जाती है। तो जो शिक्षा है उससे बुद्धिमत्ता का विकास होता है, यानी बुद्धिमत्ता प्लस चरित्र मिलकर के क्या करते हैं, एक मूल्यपरक शिक्षा का निर्माण करते हैं। मूल्यपरक शिक्षा है वो किससे बनती है? बुद्धिमत्ता और चरित्र से मिलकर ही मूल्यपरक शिक्षा बनती है। अब शैक्षणिक संस्थान है उनकी भूमिका क्या है? जो भी मूल्य वृद्धि होती है, क्योंकि शिक्षा कहाँ पर लेंगे? शैक्षणिक संस्थानों में लेंगे। तो शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका क्या है? नई पीढ़ी का निर्माण करना जो हमारे समाज में वास्तविक समस्याओं को हल करने में सक्षम होता है, ये संस्थाओं का काम है। सामुदायिक सेवा एक अन्य क्षेत्र है जो राष्ट्रीय पहचान की भावना विकसित करने और उसे स्थापित करने में मदद कर सकता है। इसमें वह गतिविधि शामिल है जो धर्म और जाति के पहलू की परवाह किए बिना सहिष्णुता और सद्भाव मूल्य के बारे में जोर देती है। जातीय पहचान की सकारात्मक भावना की ओर युवाओं का विकास होता है। यह उन्हें विभिन्न पृष्ठभूमियों में होने के बावजूद एक दूसरे से जुड़ने का अवसर दे सकता है और इससे नेतृत्व करने के गुणों के साथ साथ नेताओं का निर्माण भी यहाँ पर किया जाता है। अब आज की शिक्षा प्रणाली में समस्याएं क्या क्या हैं? जो आज की शिक्षा प्रणाली है उसमें समस्याएं क्या हैं उनके बारे में अगर बात करें, आज की आधुनिक शिक्षा केवल ज्ञान आधारित शिक्षा पर आधारित है, ये मूल्य आधारित नहीं है। सिर्फ ज्ञान पर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। अंक और ट्रॉफी के लिए चलने वाले शैक्षणिक संस्थान तो हैं, लेकिन नैतिकता की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में कोई अध्याय सम्मिलित नहीं है और न ही जीवन में खुश रहने की शिक्षा प्रदान करने वाला कोई विशिष्ट अध्याय यहाँ पर है। और यहाँ पर परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं? बड़ी संख्या में पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकीलों का निर्माण तो हम कर रहे हैं, परंतु एक अच्छे मानव का निर्माण हम नहीं कर पा रहे हैं। हम एक हृदय विहीन परंतु बुद्धिमान एक रोबोट के समान पेशेवर को बना रहे हैं। जो भी हमारा व्यवसाय है उसको एक रोबोट के समान हम बना रहे हैं जो कि हृदय विहीन है और बुद्धिमान है लेकिन हृदय विहीन है। हम शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता के संकट का सामना कर रहे हैं, जिसका उदाहरण किसी विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों के बीच आत्महत्या का कारण है, क्योंकि अनेक छात्र जीवन में असफलताओं को स्वीकार करने में सक्षम नहीं होते हैं। बच्चों पर उन क्षेत्र विशेष के विषयों का अध्ययन कर हेतु दबाव डाला जाता है जिनमें बच्चों की रचनात्मकता को तलाशने की बजाय माता पिता स्वयं रुचि रखते हैं। यानी माता पिता खुद चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बने, लेकिन उनका बेटा डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा, वो इंजीनियर बनना चाह रहा है। या माता पिता चाहते हैं कि बेटा इंजीनियर बने, लेकिन उनका बेटा इंजीनियर नहीं बनना चाह रहा, वो सिंगर बनना चाह रहा है या फिर डांसर बनना चाह रहा है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि बच्चों पर उन क्षेत्र विशेष के विषयों का अध्ययन हेतु दबाव डाला जाता है जिसमें बच्चों की रचनात्मकता को तलाशने की बजाय माता पिता खुद रुचि रखते हैं। यहाँ तक कि माता पिता पड़ोसी और संबंधियों के बच्चों के साथ भी उसकी प्रतिस्पर्धा करवाते हैं, क्योंकि अगर संबंधियों और पड़ोसियों के बच्चे अगर अच्छी नौकरी पर गए हैं तो अपने बच्चों को भी अच्छी नौकरी पर भेजने की वो कोशिश करते हैं, चाहे उन बच्चों के पास में अलग से टैलेंट हो, उसको वो यूज नहीं करना चाहते। अब मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु क्या उपाय करने चाहिए ताकि मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली विकसित की जा सके और ऐसी शिक्षा विकसित की जा सके जो मूल्यों का विकास कर सके। तो भारत में शिक्षा प्रणाली के निरीक्षण की आवश्यकता है। तार्किकता और विज्ञान के साथ मूल्य आधारित शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। हम उन्हें यह तो सिखाते हैं कि सफलता कैसे प्राप्त की जाए, परंतु यह नहीं सिखाते कि खुशहाल कैसे रहा जाए। स्कूली शिक्षा के शुरुआती दिनों ने अनुशासन और समय की पाबंदी की आदत डालने की शुरुआत करना, यानी बच्चों में स्कूली दिनों से ही अनुशासन के बारे में सिखाना चाहिए, समय की पाबंदी की आदत के बारे में सिखाना चाहिए। छात्रों में दान करने की आदत विकसित करनी चाहिए। उदाहरण के लिए देश के लिए सिक्के पहल एक योजना है, यानी अनावश्यक खर्चों में कटौती और किसी भी प्रकार से ऋण लिए बिना घर पर ही धन की बचत करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु
हैदराबाद में स्थित एक विश्वविद्यालय के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई थी, देश के लिए सिक्के पहल। और शैक्षणिक वर्ष के अंतिम दिन जमा की गई धनराशि का उपयोग समाज की उन्नति के लिए किया जाता है। संवैधानिक मूल्यों को शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रत्येक स्तर का भाग बनाया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड विजिट करना चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए किस प्रकार भूमि और किसान एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, ताकि वे खाद्यान्न का मूल्य समझ सके और खाद्यान्न की बर्बादी ना करे। और यहाँ पर बच्चों में वैज्ञानिक प्रकृति यानी साइंटिफिक टेम्पर का विकास करना चाहिए और इसे स्कूली पाठ्यक्रम का भाग बनाना चाहिए। जैसे कि हम नार्डिक देशों की शिक्षा प्रणाली को अपना सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य, उसमें दिया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का हमें विकास करना चाहिए। गांधी जी के 7 वचन दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला वचन दिया गया गांधी जी का, काम के बिना धन, काम के बिना धन। दूसरा है विवेक के बिना सुख, मानवता के बिना विकास, चरित्र के बिना ज्ञान और सिद्धांत के बिना राजनीति और नैतिकता के बिना व्यापार और त्याग के बिना पूजा। ये नहीं होना चाहिए। अब प्रसन्नता पाठ्यक्रम, प्रसन्नता पाठ्यक्रम यानी हैप्पीनेस करिकुलम भी शिक्षा में शामिल करना चाहिए। यानी प्रसन्नता पाठ्यक्रम को विद्यालयी पुस्तकों का भाग बनाना चाहिए। यह छात्रों को अंकों और ग्रेड से संबंधित चिंता से मुक्त होने में सहायता करेगा। उदाहरण के लिए हम बात करें, दिल्ली सरकार का प्रसन्नता पाठ्यक्रम हैप्पीनेस जो कैरिकुलम है, अमेरिका की प्रथम महिला ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में एक दौर किया और छात्रों से बातचीत की और जानकारी प्राप्त की कि इन खुशहाली घंटों में यानी हैप्पीनेस आवर का किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है। केवल इंजीनियरिंग और चिकित्सा को अत्यधिक महत्व देना बंद करना चाहिए। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के विषयों की खोज करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। उदाहरण के लिए जो नई शिक्षा नीति है 2020 में इस दिशा में कुछ प्रावधान किए गए हैं और इन्हें अक्षरांश यानी लेटर्स और भाव के साथ क्रियान्वित किया जाना चाहिए। छात्रों को सीखना चाहिए कि किस प्रकार असफलताओं को स्वीकार किया जाता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में ही देनी चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं मानव जीवन का सार क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।